नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शीश मझाड़ी टिहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 1:35 पर हरिद्वार जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कुंभ मेला की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम। बड़ी खबर इस वक्त की, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शीश मझाड़ी टिहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 1:35 पर हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कुंभ मेला की तैयारियों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है और सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, सीएम कुंभ मेला तैयारियों का जायजा लेंगे। निर्माण विकास कार्यों का स्तरीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमे में हलचल। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और कुंभ मेले को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, निरीक्षण के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और प्रशासनिक महकमे में हलचल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचने वाले हैं और सीएम धामी कुंभ मेला तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम धामी कुंभ मेला तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा करके चर्चा करेंगे और साथ ही प्रशासनिक महकमे में हलचल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विश्वास सैनी हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं विश्वास का। विश्वास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी हाँ, बेशक। देखिए नैना, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कुंभ 2027 के लिए अभी एक साल से कम का समय अब रह गया है, तो इसको लेकर प्रशासन जिस तरीके से तैयारियां कर रहा है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री धामी आज समीक्षा बैठक करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हम आपको बताएं, एक साल से कम के समय में जितनी भी अब तैयारियां हो रही है, उन तैयारियों को समीक्षा इसलिए जरूरी पड़ गई है क्योंकि किसी भी तरीके की गुणवत्ता पर जिस तरह सवाल ना उठे और कई तरीके के जो काम जिसमें किए जाने हैं, बात करें हम स्थायी और बात करें हम अस्थायी के कार्य जो है वो होने हैं। तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री धामी सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर आज 1:30 बजे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डामकोटी पहुंचेंगे। राज्य अतिथि गृह डामकोटी में सभी विभाग के जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचेंगे। पीडब्ल्यूडी हो, जल निगम हो, या बात करें हम सड़क मार्ग को लेकर जितने भी निर्माण कार्य इस दौरान पर होने हैं, तो उसको लेकर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम ये भी है कि वो जितने भी अभी कार्य चल रहे हैं, हम घाटों की बात करें, पुलों की बात करें, इसको लेकर जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी भी आज स्थलीय निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री धामी करेंगे, जिसके बाद दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। क्योंकि अब पूरा रोड मैप तैयार होना है, क्योंकि अब स्थायी निर्माण को लेकर जितनी भी टाइमलाइन है वो भी जारी की जाएगी। जो अस्थायी निर्माण कार्य है उनको लेकर भी जो टाइमलाइन है वो भी जारी की जाएगी। जिस तरह से विभाग के अधिकारी जितने भी अभी इस वक्त निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, सभी को आज दिशा निर्देश भी जारी किए जाने हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज है और प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? यह बेशक। देखिए ना, जिस तरीके से कार्यक्रम जिस तरह से रखा गया है, तो ये जितने भी विभाग के अधिकारी है सबको इसमें बुलाया गया है, क्योंकि बैठक जो होनी, बैठक में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी सबकी समीक्षा होनी। क्योंकि बजट जिस तरीके से जारी किया गया, उसके बाद ये बजट किस तरीके से लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, और जितने भी अब हम बात करें अस्थायी निर्माण कार्य जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक वो खत्म होने हैं, क्योंकि सबको एक टाइमलाइन दी जानी है। क्योंकि एक साल से कम का समय इस वक्त बचा हुआ है, क्योंकि 2027 के जो 14 जनवरी में पहला स्नान होना है, तो उससे पहले जितने भी हम बात करें सुरक्षा को लेकर, हम बात करें सड़क को लेकर, पार्किंग को लेकर भी जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्योंकि हम बात करें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और उत्तराखंड सिंचाई विभाग, इनको लेकर भी एक समन्वय जरूरी है। क्योंकि जो बैरागी कैंप है जहां पर भी इस तरह की पार्किंग व्यवस्था जो बनाई जाती है, या फिर हम बात करें जितने भी एक छावनी परिषद जिस तरह छावनी जो जिस तरह वहां पर बनाई जाती है, सभी कुंभ के दृश्य से जितने भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं साधु संत जितने भी पहुंच रहे हैं उसको लेकर, तो उसको भी जितने भी समन्वय है वो भी बनाने जरूरी है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री धामी समय समय पर वहां से कार्यक्रम स्थल के लिए बैठकें करते रहते हैं, लेकिन इसको लेकर भी अब उन्होंने अपने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। क्योंकि एक साल से कम के समय में कई ऐसी तैयारियां हैं
जो होनी अभी जरूरी है, और उसको लेकर भी प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जाने जरूरी है। तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री धामी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं और डांग कोठी में बैठकर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और सभी को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जी विश्वास, मुख्यमंत्री कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी जायजा लेंगे। कुंभ मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई है और क्या कुछ उसमें अपडेट है कुंभ मेले को लेकर? यहाँ बेशक देखिए, जिस तरीके से हम बात करें, जो मेलाधिकारी हैं सोनिका, उनका इस वक्त साफ तौर से बता रहा है कि जिस तरीके से इस स्थायी निर्माण कार्य जो है उनको शुरू कर दिया गया है, उनकी इस वक्त तैयारी चल रही है, और जितने भी अस्थायी निर्माण कार्य हैं उनको लेकर भी जितने भी कार्यक्रम है वो जारी है। क्योंकि विभाग जो है, हम बात करें जल निगम की, हम बात करें जिस तरह सिंचाई विभाग, या हम बात करें यूपीसीएल की, तो इस वक्त जितने भी अधिकारी है सबके साथ बैठकर समीक्षा बैठकें जो की जा रही है। कई कुंभ मेला अधिकारी इस वक्त उनको इस पूरी समीक्षा जो है, पूरा जो जायजा है वो अभी मुख्यमंत्री धामी को देना है। क्योंकि जिलाधिकारी भी इस वक्त सभी जो तैयारी है उसको लेकर भी, यहाँ पर जो तैयारी है उसको लेकर भी जायजा ले रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा इंतजाम भी है इसमें, साथ ही साथ इसमें जिस तरह सफाई व्यवस्था है, स्वच्छता अभियान भी वो चलाया गया था, तो उसको लेकर हरिद्वार के अंदर सौंदर्यकरण की भी जो प्रक्रिया वो भी चल रही है। तो उसको लेकर जितने भी निर्माण कार्य इस वक्त चलने हैं उसको लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री धामी देंगे। लेकिन उससे पहले जिलाधिकारी से और बात करें कुंभ मेलाधिकारी से, उनसे भी इस वक्त समीक्षा बैठक की जाएगी कि जितना भी अभी कार्य चल रहा है उसकी क्या आपने टाइमलाइन रखी है। हाँ, और ऐसे में मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा काफी अहम माना जा रहा है और मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कुंभ मेला की तैयारियों का भी जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बड़ी खबर इस वक्त की, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मार्च महीने में जहां कुछ दिनों पहले तापमान बढ़ने से हल्की गर्माहट महसूस की जा रही थी, तो वहीं अब अचानक मौसम के बदले मिजाज ने ठंड की वापसी करा दी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम की प्रमुख पड़ाव हरसे और मुखवा गांव सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ों का नजारा एक बार फिर देखने को मिला है। बर्फबारी के चलते पूरे क्षेत्र में ठंड का असर पड़ रहा है। वहीं निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो निचले इलाकों में मौसम ने करवट लेते हुए बारिश का दौर शुरू हो गया है और बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास करा दिया है। हालांकि लंबे समय से सूखे जैसे हालात के बाद हुई इस बारिश से लोगों को जरूर राहत मिली है और लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है और कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश जारी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और बीच में अभी कुछ दिन पहले यहाँ थोड़ी सी गर्माहट जरूर महसूस की गई थी, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है उसके बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और एक बार फिर से ठंड की वापसी होती हुई नजर आ रही है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, साथ ही साथ आपको बता दें कई समय से बारिश नहीं हुई है, कई दिनों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी। इसकी वजह से लोग थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन ऐसे में बारिश होने से और बर्फबारी के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कई और मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट। 22 कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 30 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तैयारियों के बीच ट्रैवल कारोबारियों ने उठाए सवाल। रजिस्ट्रेशन में नाम मात्र शुल्क लगाने की भी मांग की गई है। हरिद्वार में भी 24 घंटे काउंटर खोलने की मांग की गई है। दरअसल इस साल उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है और इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च से ही शुरू कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी यूनियन के सचिव गिरीश भाटिया का कहना है कि सरकार की ओर से मार्च से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करना सराहनीय कदम है, लेकिन उनका कहना है कि कई यात्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यात्रा पर नहीं आते, जबकि उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एक नाम मात्र शुल्क रखा जाना चाहिए ताकि अनावश्यक रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके।
वहीं हरिद्वार लग्जरी कोच वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरमोहन सिंह का कहना है कि चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार में 20 काउंटर, ऋषिकेश में 40 काउंटर और विकासनगर में 20 काउंटर बनाए गए हैं। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन काउंटर 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन हरिद्वार में यह सुविधा नहीं है। उनका कहना है कि हरिद्वार के साथ दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए और यहां भी ऋषिकेश और विकासनगर की तरह 24 घंटे रजिस्ट्रेशन काउंटर खुले रहने चाहिए। तो चारधाम यात्रा 2026 चालू होने वाली है। जो अभी तक यात्रियों का इंक्वायरी है, सब कुछ बहुत अच्छी है। और जो सरकार ने हरिद्वार में और देहरादून में, ऋषिकेश में मीटिंगें ली हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करा। जो सरकार ने अवगत कराया कि हमने ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिस्टों के लिए ये नियम बनाए हैं और बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, उनका सराहना करते हैं उस चीज के लिए। यात्रा में यात्री चारधाम के लिए उत्तराखंड में आ रहा है, उसको हम अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराएं और सरल और सुखद उसकी यात्रा हो। उसके लिए सरकार से हमारी कई बार वार्ता भी हुई है। हमारे कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही तय किया था। वो भी सरकार भी यही चाहती है, धामी जी का भी विशेष फोकस है इस पे कि भी आने वाले तीर्थ यात्री जो भी आए उनको यात्रा शासन प्रशासन के सहयोग से और ट्रैवल एजेंटों के सहयोग से बहुत सुगम होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में विधानसभा सत्र की अवधि सीमित रखी गई, जिससे प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रालय समिति की बैठकों में लगातार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, ताकि विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सवालों को सदन में उठा सकें। उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण विषय पिछले सत्रों से लंबित है, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों को नियमों के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे सदन में गतिरोध की स्थिति बनी रही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन से जुड़े कुछ मामलों को लेकर भी सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। नौ सत्र 32 दिन और हमारी गुहार के लिए हमारे सभी कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य माननीय प्रीतम सिंह जी और मैं, हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में लगातार बल दिया कि सत्रावधि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सत्र कम होगा तो प्रदेश के विभिन्न मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, सत्रावधि कम होने की वजह से सवाल अधूरे रह जाते हैं। और इस 10वें सत्र में भी प्रारंभ होने जा रहा था, हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, अनुरोध किया और पत्र के माध्यम से भी कहा कि सत्रावधि कम से कम 21 दिन कर दीजिए और इसमें 3 दिन 3 सोमवार जो पूर्व से नियत हैं, निर्धारित हैं, सोमवार भी शामिल करिए, जिससे कि 40 महत्वपूर्ण विभाग पर पिछले 9 सत्रों में कभी चर्चा ही नहीं हुई। वो सवाल हमेशा अनसुलझे रहे, लेकिन सरकार बचती है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है उन सवालों का। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपनी ही विधानसभा के 125 एकड़ भूमि विवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कापड़ी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे माफिया राज की संज्ञा दी है। खटीमा तहसील के अंतर्गत आने वाली लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट किया गया। कापड़ी ने सदन में सीधे सवाल पूछा कि किस वैधानिक आदेश के तहत अधिकारियों ने किसानों की मेहनत पर ट्रैक्टर चलवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में यह सब हो रहा है। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली और अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या जांच रिपोर्ट पेश करती है। खटीमा क्षेत्र के अंदर जो 125 एकड़ जमीन जोती गई थी, उस पर मैंने विधानसभा सत्र में जो है प्रश्न किया था और उस पर बोला था भ्रष्टाचार पर। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 के आदेश विधानसभा के सत्र के दौरान किए हैं। 145 होगी वो जमीन
सरकार के कब्जे में जाएगी और उसके बाद माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर आगे सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं रुड़की लक्सर मार्ग पर लगने वाली रोजाना के जाम को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जहां स्कूलों की छुट्टी और रोजा इफ्तारी से पहले सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तहसील प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे हटाए गए, जबकि नगर पंचायत कर्मचारियों ने कई दुकानों का सामान जब्त कर लिया। प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को 2 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय का और हमारे जॉइंट सर का स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी अतिक्रमण होगा उसको तुरंत हटवाया जाए। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसलिए आज सर के आदेश के अनुपालन में आपने देखा कि आज लंडोरा में काफी अतिक्रमण नगर पालिका, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जो है अतिक्रमण हटाया। किसी ने 1 दिन का समय लिया है और अगर नहीं उसको हटाते हैं तो उसके खिलाफ भी फिर वैधानिक कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई प्रकृति के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करने का पर्व है। इसे खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं और इसलिए इसे लोक बाल पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार चैत्र मास की प्रथम गत्ते यानी कि 14 या 15 मार्च को मनाया जाता है और इस साल यह पर्व 15 मार्च रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन बच्चे सुबह स्नान कर पारंपरिक वेशभूषा में घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। पर्व के दौरान गाँव में उल्लास और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिलता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई प्रकृति के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करने का पर्व है। फूलदेई से 1 दिन पहले ही बच्चे जंगलों और बाग बगीचों से रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करते हैं। इनमें बुरांश, फ्योली, बासिंग, आड़, खुबानी और महल के फूल प्रमुख होते हैं। इन फूलों को रिंगाल की टोकरी में सजाया जाता है। पर्व के दिन बच्चे इन फूलों को घरों की देहरी पर अर्पित कर पूजन करते हैं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देहरी घर की रक्षा और समृद्धि का प्रतीक होती है, इसलिए फूलों से देहरी सजाकर परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। समृद्धि का त्योहार है। इसमें अनाजों के लिए भी और घर में सुख समृद्धि हो उसके लिए फूलों का त्योहार है। ये बच्चों का त्योहार है। बच्चे इसमें पहले से बुरास के और प्यूली के और सरसों के फूल शाम को तोड़ के दूसरे दिन बहुत उत्साह होता था कि आज हमको घर घर जाना है। देलियों में फूल और वो चावल डाल के सुख समृद्धि की सब कामना करते हैं और ये त्योहार एक बहुत समृद्धि के लिए मनाया जाता है। फूलदेई पर्व की सबसे खास पहचान इसके पारंपरिक लोकगीत ही है। बच्चे घर घर जाकर फूलदेई, छम्मा देई, रेडी द्वार भरी भकार जैसे गीत गाते हुए देहरी पूजन करते हैं। इन गीतों में घर की सुख समृद्धि, भंडार की भरपूरता और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। गीतों की मधुर धुन और बच्चों की टोली पूरे गांव का माहौल उत्सवमय बना देती है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी गांव में बड़े उत्साह के साथ निभाई जाती है। हमें तो इतना नहीं पता था, बस हमें बोलते थे कि फूल, गुड़ वगैरह, चावल हम पहले अपने घर में देली में पूछते थे, फिर दूसरों के घरों में जाके देली में पूछते थे और वो हमें, अब तो पैसे देने लग गए थे पर पहले से वो हमें चावल, गुड़ वगैरह देते थे। और जो फूलदेई है ये बहुत ही, इसके बहुत सारे की रीजंस हैं सेलिब्रेट करने के। उत्तराखंड का एक फोक फेस्टिवल है, स्पेशली लड़कियां इसको सेलिब्रेट करती है, दिल्ली में जाती हैं। इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि एक लड़की थी फ्योली, माउंटेन गर्ल थी, उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था, एनवायरनमेंट लविंग गर्ल थी। फूलदेई के दौरान जब बच्चे घर घर जाकर गीत गाते हैं तो लोग उन्हें दाल, चावल, गुड़, घी और दक्षिणा देते हैं। यह परंपरा बच्चों के प्रति स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। बच्चों की ओर से एकत्र किए गए चावलों को धोकर सुखाया जाता है और बाद में पारंपरिक चक्की में पीसा जाता है। इसे साई नाम का विशेष प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को गांव में बांटकर सभी लोग त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। फूलदेई केवल एक त्योहार नहीं बल्कि बसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है।
इस समय पहाड़ों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और वातावरण सुगंध से भर जाता है। बच्चे इन फूलों को घरों की देहरी पर चढ़ाकर प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। यह पर्व लोगों को प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े रहने का संदेश भी देता है। यही कारण है कि उत्तराखंड में इसे प्रकृति पूजन का पर्व भी कहा जाता है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं को मजबूती से रखने के बाद खटीमा विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी का अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सत्र के दौरान उन्होंने किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े गंभीर विषयों पर सरकार को जमकर घेरा और उनके हक की आवाज बुलंद की। जनता का मानना है कि विधायक ने सदन के अंदर उनकी समस्याओं को पूरी निष्ठा के साथ रखा। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान भुवन कापड़ी ने न केवल खटीमा बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को प्रबलता से उठाया है। विधायक के इस तेवर और जनता के साथ उनके जुड़ाव ने क्षेत्र में एक नई ऊर्जा भर दी है और अब देखना होगा कि सदन में उठाए गए इन मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठाती है। तो हमने बग्गा चवन को राजस्व गांव की मांग करी है। इसके अलावा नगुलिया, बनगवा, मेला घाट, बनमोहलिया, सिसैया, बकुलिया और पचौरिया, नई बस्ती घोड़ाबाग, नई बस्ती श्रीपुर बिछुआ, गिधौर, जो गांव भी जहां लोग वर्षों से बैठे हैं और जमीन उनके नाम पर नहीं है, सरकार से हमने मांग करी कि उसे उन्हें भूमिधरी अधिकार दे। इसके अलावा जो प्रदेश के युवा रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स से हैं, चाहे वो उपनल से हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो मनरेगा कर्मचारी हैं, चाहे वो ऊर्जा के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, किस दिन वो निकाल दिए जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस पर जो है कि हमने सरकार से कहा कि एक ठोस जो है रोजगार सुरक्षा नीति बननी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के बहरादाबाद क्षेत्र स्थित जया मैक्सवेल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई और उसके बाद जमकर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बीते दिन एक व्यक्ति दुर्घटना के कारण घायल हो गए, जिन्हें बहरादाबाद के जय मैक्सवेल अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों की ओर से उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही मरीज ने दम तोड़ दिया। जैसे ही परिजनों को मौत की सूचना मिली, वे आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार के समर्थन में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हमारे जो साथी थे उनको फोन किया गया गांव में, वहां से गांव से आकर के लोगों ने रेफर कराया, यहाँ पर ले गए और वहां पर उन्हें जो है एडमिट इन्होंने किया। इनको पता था कि उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर रेफर कर लिया, रेफर यहाँ पर एडमिट किया। एडमिट करने के बावजूद इन्होंने कहते रहे कि यहाँ पर इनका हम इलाज कर देंगे। इनसे पैसा लूटते रहे और रात के टाइम भी हम जब उनसे 5 साढ़े 5 बजे गए तो वे बड़े ही बेचैन थे। भाई साहब बहुत ज्यादा बेचैनी थे और उनके हाथ बांधे हुए थे। हमने पूछा कि भाई के हाथ क्यों बांधे हुए? ये कह रहे कि इनको जो है इस तरह का फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, कि सिर में चोट की वजह से दौरे पड़ रहे हैं। हमने कहा भाई इस तरह से तो अगर दौरे पड़ रहे हैं, हमें लग रही कंडीशन ज्यादा खराब है, अगर नहीं ये नॉर्मल है, आप ये देखो ऑक्सीजन लेवल भी इनका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन हमने कहा भाई अगर तुम्हें सीरियस लग रहा है तो इसे रेफर करो, हम कहीं भी लेकर जाएं अपने मरीज को। तो समय इलाज चला ये कल 10 साढ़े 11 बजे का मामला है और रात हमें लगता है कि रात 2 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये देखिए, जैसा कि भी मेरे संज्ञान में आया था कि कल यहाँ पेशेंट थे, एक्सीडेंट में चोट लगी थी, सिर में गंभीर चोट आई थी, तो उनको सुबह मॉर्निंग में बता रहे हैं कि लगभग 10:30 बजे यहाँ एडमिट कराया गया था अस्पताल में और अस्पताल के दौरान उनका ट्रीटमेंट किया गया। उसी दौरान परिवारजन आरोप लगा रहे हैं कि सब जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया गया और इस कारण उनकी मृत्यु हो गया सुबह। तो इस संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश भी हैं और प्रक्रिया कानून ये है कि अगर किसी लापरवाही से डॉक्टर की डेथ होती है डायरेक्ट FIR नहीं होगी। परिवारजनों की शिकायत पर एक सरकारी डॉक्टरों का पैनल गठित किया जाता है CMO साहब के द्वारा और उसके बाद फिर विधिक कार्रवाई अमल में लगेगी। उसी को हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। हमने परिवारजनों से कह दिया कि आप तहरीर लिख के दीजिए
उसमें बोर्ड गठन करके जो रिपोर्ट बोर्ड की आएगी उसके अकॉर्डिंग आगे विधिक कार्रवाई लाएगी। अपने घर से किसी काम के लिए आ रहा था तो कल उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये पीड़ित परिवार है, ये भाई हैं उनके, इनके द्वारा हमें ये जानकारी दी गई है कि हमने पीड़ित को यहाँ 11 बजे के लगभग भर्ती करा दिया गया है। भर्ती कराने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम उसका इलाज कर रहे हैं। इलाज ना कर इन लोगों ने उसमें लापरवाही बरती है और क्रिटिकल कंडीशन बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसकी हत्या के अपराधी है। उसकी हत्या एक प्रकार से मैं कहूंगा कि इन्होंने उसकी हत्या कर दी। अगर इन्हें पता था क्रिटिकल कंडीशन है तो इनको हायर रेफर सेंटर इनको भेजना था। इनको लाखन नाम से एक मरीज आया था कल, उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया था आसपास के इलाके में ही। करीबन 10 बजे के आसपास में अस्पताल आए थे, 10 साढ़े 10 बजे जैसे कि इन्होंने बताया। ठीक है, अस्पताल में आने के बाद उसको देखा कि सर में चोट है और सर में चोट में जैसा कि बनता था सीटी स्कैन वगैरह कराया गया। इनिशियली स्टेज पे तो जो डॉक्टर्स का कहना है कि उस समय तो इतनी चोट नहीं थी, सर में ब्लीडिंग कम थी और उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। ठीक है, रिपीट सीटी किया गया तो उसमें पाया गया कि चोट काफ़ी ज़्यादा है। सवेरे पेशेंट वो सडन कोलैप्स कर गया, उसकी डेथ हो गई। देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।